नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इंटरनेट और डिजिटल युग के पहले प्लेबॉय एक टॉप एडल्ट मैगजीन हुआ करती थी, पर इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के आने के बाद प्लेबॉय कहां बह गई किसी को पता नहीं चला। लेकिन बहुत दिनों बाद अब फिर से एक बार प्लेबॉय के मालिकों ने इस मैगजीन को निकालने का फैसला किया है, पर यह मैगजीन सिर्फ डिजिटल ही निकाली जाएगी, उसका डिजिटल स्वरूप ही रहेगा। एक समय दुनिया भर में प्लेबॉय का नाम हुआ करता था। देखना है कि प्लेबॉय की वापसी के बाद इंटरनेट और डिजिटल युग में वह कहां ठहरती है और इस तरह की तमाम सामग्रियां जो पसरी हुई हैं इंटरनेट पे, वे सामग्रियां प्लेबॉय की उपस्थिति से समाप्त हो जाती हैं या प्लेबॉय को फिर से बंद करना पड़ सकता है। एडल्ट वेबसाइटों की सुनामी में गायब हो गई प्लेबॉय के आने से अब यह नया सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर आज की दुनिया में प्लेबॉय के लिए जगह है क्या। इस पत्रिका के वर्तमान मालिक PLBY समूह मूल पत्रिका को केवल डिजिटल प्रारूप में पुनर्जीवित कर रहे हैं। नई प्लेबॉय एक वर्चुअल डिस्प्ले विंडो होगी। कंपनी ने घोषणा की है कि वह मुफ्त और सशुल्क सामग्री के मिक्सचर के साथ अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका वापस ला रही है। नया प्लेबॉय चुनिंदा सामग्री मुफ्त में प्रदान करेगा, लेकिन इसके लिए यूजर्स को पर्दे के पीछे की सामग्री और फुल फोटोशूट के लिए अलग अलग क्रिएटर्स को भुगतान करना होगा। प्लेबॉय का अगला अंक इस साल के अंत में जारी किया जाएगा, परंतु प्लेबॉय की साइट पर इससे बहुत पहले से कुछ तस्वीरें देखी जा सकेंगी, जिसमें लोकप्रिय मॉडल अमांडा सेरनी को दिखाया गया है। वैसे तो प्लेबॉय प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल ओनली फैंस वेबसाइट के समान है, हालांकि कुछ अंतर है। मुख्य रूप से प्लेबॉय नग्न तस्वीरों की अनुमति तो देता है, लेकिन हार्डकोर पोर्न की नहीं। प्लेबॉय के एक प्रवक्ता ने बताया कि हमारे कई क्रिएटर्स के पेजों पर नग्नता नहीं है। हम इसे एडल्ट प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं रख रहे हैं। यह सभी के लिए है जिसमें मुख्य धारा के निर्माता अपने जीवन को पर्दे के पीछे साझा करते हैं। ओनली फैंस के विपरीत प्लेबॉय शौकिया मॉडल्स को सीधे अपने प्लेटफॉर्म पर अनुमति नहीं देगा। साइट पर पोस्ट करने के लिए मॉडल को एक आवेदन पत्र देना जरूरी होगा और कंपनी उस आवेदन पत्र को स्वीकार करेगी। यह भी अनिवार्य होगा, उसी के बाद कोई मॉडल पोस्ट किया जा सकेगा। वर्ष 2011 में प्लेबॉय के संस्थापक हू हिफनर ने प्लेबॉय एंटरप्राइजेस को रिजवी ट्रेवल्स नामक कंपनी को बेच दिया। तब से पत्रिका तीन तरफा लड़ाई लड़ रही है, अपने मूल इतिहास से खुद को अलग करने के लिए, इंटरनेट पर जगह बनाने के लिए और एक ऐसा बाजार खोजने के लिए जहां उस प्रकार की सामग्री की अनुमति है। उदाहरण के लिए 2015 में प्लेबॉय ने अपनी मैगजीन कवर से न्यूड फोटो हटा दी, यानी प्लेबॉय अपनी पुरानी छवि बदलने की पुरजोर कोशिश में लगा है। प्लेबॉय चीन और भारत में अपने प्रिंट संस्करण को जमाने के लिए साफ सुथरी छवि लेकर आना चाहता था। यह बात उस समय की है जबकि प्लेबॉय का 40% राजस्व केवल चीन से आया करता था। हेफनर की 2017 में मृत्यु हो गई और प्लेबॉय एंटरप्राइजेज ने 2020 में पत्रिका के प्रिंट संस्करण को बंद करने का फैसला किया। प्लेबॉय ने 1953 में प्रकाशन शुरू किया था और 1975 में अधिकतम प्रसार तक पहुंच गया था। एक दौर था कि प्लेबॉय ने अमेरिका में 56 लाख प्रतियां छापी थीं और 2018 आते आते हर संस्करण की तकरीबन 5 लाख प्रतियों से कम छपाई होने लगी। लेकिन अब जब इंटरनेट और डिजिटल युग की सुनामी बह रही है, तब देखना है प्लेबॉय कौन सा लंगर ऐसा डालता है जिससे इस सुनामी में प्लेबॉय की पुरानी साख उसे हासिल हो सकती है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।